लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। देहरादून में वोटर चेतना महाअभियान का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया शुभारंभ। पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता बनाने का रखा लक्ष्य। भाजपा बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को दे सकती है बड़ा झटका। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई प्रमुख नेता। भाजपा अध्यक्ष बोले, बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की फिर होगी जमानत जब्त। उत्तरकाशी बस हादसे में घायलों को लाया गया एम्स ऋषिकेश। घायलों को अस्पताल देखने पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। उचित उपचार के अधिकारियों को दिए निर्देश। चंबा के पास हुआ भूस्खलन। टैक्सी पार्किंग में मलबा गिरने से अब मची अफरा तफरी। कुछ लोगों के दबने की सूचना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नई दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की है। आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों की क्षतिपूर्ति की मांग की है। बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें और संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन उनको मिला है। उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन का भी उन्होंने अनुरोध किया है। ये बड़ी खबर है नई दिल्ली से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की है। आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों की क्षतिपूर्ति की उन्होंने मांग की है। बॉर्डर एरिया में विद्युत लाइनें और संयंत्र स्थापित करने का उन्होंने आश्वासन मिला है। उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उद्यमियों के साथ एक बैठक की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उन्होंने ये बैठक की है और उत्तराखंड में दिसंबर में समिट होनी है। 2.5 लाख करोड़ से निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 1% जो है आज फॉरेस्ट है और समूची दुनिया को कहीं ना कहीं अच्छी वायु देने का काम, अच्छा पर्यावरण देने का काम, और टिहरी डैम, गंगा यमुना जैसी हमारी अनेकों नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, वो सभी को जहाँ पेयजल भी देती हैं, सींचने का काम भी देती है, शुद्ध वायु देने का भी काम करती है। तो ये भूमि उत्तराखंडी है। इसके साथ साथ जहाँ चार धाम, आप लोग चार धाम के बारे में जानते हैं, चार धाम हमारे हैं और चार धामों में बहुत काम हो रहा है इस समय। पहले आपका वहाँ जाना इतना कठिन था कि लोग जा नहीं पाते थे, क्योंकि बड़ी कठिन यात्रा होती थी, सड़कें भी बड़ी खराब होती थी। आज जैसा डॉक्टर संधू साहब ने यहाँ से बताया आपको कि कुछ ही समय बाद आप 2 घंटे में देहरादून पहुँचेंगे, 2 ही घंटे में आप ऋषिकेश भी पहुँच जाएंगे, और ऋषिकेश पहुँच जाएंगे तो ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ का पहुँच गए, आपको पता भी नहीं लगेगा। पहले ये यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, अब ये कुछ घंटों की यात्रा हो गई है। जहाँ चार धाम में केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम, आप सबको पता है कि नया केदार बन गया है। 2013 की जो आपदा आई थी, उस आपदा में बहुत नुकसान हो गया। पूरा का पूरा वो परिसर पूरा बुरी तरह से जो है प्रभावित हो गया था। अभी नया केदार बन गया है। इस साल दिसंबर माह तक हमने उसका लक्ष्य लिया है कि पूरा जो भी काम है उसका अधिकांश काम हम कर लेंगे। बद्रीनाथ पर मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। और हेमकुंड साहब, जहाँ की यात्रा अत्यधिक कठिन है, 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए और कठिन होती है, जिनका शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं, उनके लिए और कठिन होती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने वहाँ के लिए रोप वे की व्यवस्था कर दी है। आने वाले समय में वहाँ रोप वे लग जाएगा। उसकी शिलान्यास हो गया है, उसका केदारनाथ जाने के लिए भी और हेमकुंड जाने के लिए भी। तो दोनों ही जगह, जहाँ चार धाम, चाहे हमारे हेमकुंड साहब, सारा इस पर जो है सब जगह व्यवस्था हो गई है। उसी प्रकार से एक बड़ा, जैसे बाबा केदार की भूमि को कहते हैं एक केदार खंड, और उसी प्रकार से कैलाश की भूमि, कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश, उस भूमि को कहते हैं मानस खंड। उस मानस खंड में भी एक से एक आपके मंदिर हैं। अगर हम उसकी बात करें तो पूरा क्षेत्र एक सर्किट है, उसमें अनेकों अनेक अच्छे एक से एक मंदिर है। आपने बाबा नीम करोरी बाबा का नाम सभी ने सुना होगा, और
कैंची धाम हल्द्वानी के पास में, पूर्णागिरी मैया का एक हमारा बड़ा सिद्ध धाम, जहां पर एक साल में 35 लाख से भी ज्यादा लोग एक ही स्थान पर जाते हैं। महाकाली का स्थान, गोलजू का स्थान, जागेश्वर धाम, अनेकों, जिधर को देखेंगे तो आप कहीं जो है नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, इसी प्रकार से देवों से भी आच्छादित है, इसीलिए वो देवभूमि है। तो जिधर जाएंगे आप उधर देवभूमि आपको दिखाई देगी। तो उसको भी हम लोगों ने एक मानसखंड मंदिर माला मिशन, एक सर्किट के रूप में उसको भी डेवलप करने के लिए काम हमने शुरू किया है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। और मुझे यह भी आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि कई जगह पर बड़े बड़े जो यूनियंस होती हैं वो यूनियन काम करने लगती हैं, कभी काम रोक देती हैं, कभी कुछ और करना शुरू कर देती हैं। इन सब में जो है हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में जो इस प्रकार की गतिविधियां हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। शून्यता है, एक सिस्टम बना हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा ना असंतोष है, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी है। और इसके साथ साथ क्राइम भी, देखिए जो काम करना है, व्यापार करना है, अर्थ अर्जन करना है, उसके लिए पूरी दुनिया है। आज हिंदुस्तान का व्यक्ति पूरी दुनिया के अंदर जाकर काम कर रहा है। लेकिन मैं आप सबसे ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड में आएंगे तो कम से कम उत्तराखंड में आपको जो है एक कानून व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था हो, वो आपको एक अच्छे से अच्छी व्यवस्था वहां पर मिलेगी। और जो पूरे देश का जो अपराध का एक रेशियो है, उस रेशियो में हमारा 22% जो नेशनल रेशियो है उससे कम है। इतना बड़ा अंतर है वहां पर। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने ग्राम प्रधान के भाई की गाड़ी पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। युवक को 4 गोलियां लगी। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार जल्द ही हमलावरों का पता लगा लिया जाएगा। तो वहीं डॉक्टर भानु प्रताप शाक्य ने बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में लाया गया था, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। गुलसाद नाम का ना हमारे पास भगवानपुर चंदनपुर गांव का, तो इसके चोट बाएं कंधे पर, दाहिने हाथ पर और बाएं कंधे के जॉइंट पर चोट के निशान है। इनका भी उपचार कर दिया गया हमारे द्वारा। जो एजेंशियल उपचार है वो किया गया है, बाकी आगे के लिए सर्जन के लिए रेफर कर दिया। कल देर शाम उत्तरकाशी बस हादसे में घायलों को एम्स ऋषिकेश अस्पताल लाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अमला और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हाल जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 लोग घायल हुए थे, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई थी। घायलों को उचित उपचार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद आज उनके द्वारा भी एम्स ऋषिकेश अस्पताल का मौका मुआयना किया गया। उन्होंने बताया कि घायलों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। बस दुर्घटना हुई थी, उसमें जो 28 पेशेंट जो घायल हुए, 14 पेशेंट को यहाँ एम्स रात ही लाया गया था। और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि सभी पेशेंट यहाँ अच्छे हैं और 3-4 पेशेंट में थोड़ा सा इंजरी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सीरियस है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। यहाँ की पूरी टीम लगी है, डायरेक्टर मैम यहाँ लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रही है, सभी डॉक्टर टीम लगे हैं, प्रशासन यहीं पे है, हम लोग भी इसीलिए आए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही वैसे महिलाओं की भीड़ डाकघरों में देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही हैं। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। आपको बता दें कि जीपीओ में भी राखी पोस्ट करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ हर रोज 1000 से ज्यादा लोग राखी पोस्ट करने पहुंच रहे हैं।
सीनियर पोस्टमास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि सामान्य दिनों में काउंटर 5:30 बजे तक खुलते थे, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। ज्यादातर राखियां अब स्पीड पोस्ट से भेजी जा रही हैं। बहनों से हमारा ये आग्रह रहेगा, अगर किसी कारण वो आज सैटरडे है, अगर वो ऑफिस में आज न बुक कर पाएँ, अपने भाइयों की राखी नहीं न कर पाएँ, तो संडे को भी वो पोस्ट ऑफिस में, जैसे संडे को छुट्टी रहती है, बच्चों को भी छुट्टी रहती है, रेस्ट में वो मार्केट आएँ, मार्केट से सामान लेके यहाँ के अपने आर्टिकल मैंने अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट, रस्टी, पार्सल जो भी भेजना है, ऑर्डिनरी जो पत्र है, अभी ऑर्डिनरी पत्र के लिए उन्होंने स्पेशल व्यवस्था करके यहाँ पे बाहर में एक जीपीओ परिसर में एक स्पेशल राखी के लिए एक स्पेशल लेटर बॉक्स लगा रखा, जिसमें आप राखी के ऑर्डिनरी जो लेटर्स हैं, जिनमें 5 रुपये के टिकट लग रहते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बेरोजगार संघ की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस उपचुनाव में प्रदेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। बागेश्वर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला ने कहा है कि प्रदेश सरकार निरंकुश हो गई है, ब्लैक मनी का उपयोग बागेश्वर उपचुनाव में किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, वहां इस उपकरण को इसी कंपनी के द्वारा 11,16,220 रुपए में खरीदा गया। तो क्या वजह है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उसी उपकरण को खरीदने में 59 लाख, एक उपकरण को 59,99,777 रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ गई। इस चुनाव से इसका रिश्ता यह है कि जो हम आम लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनको हम ये चीज़ समझाएंगे कि देखिए, आप जिस पार्टी को वोट देने के लिए अगर आप तैयार हो किन्हीं कारणों से, तो उनके द्वारा इतने बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जिसका खुलासा ये किया गया है। हरिद्वार से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जगजीवन राम ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि वो हमेशा भाजपा की रीति और नीति के साथ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे थे। समाज के लिए वो किसी भी पार्टी और पद को छोड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हरिद्वार की रुड़की बेलदादा प्रकरण मामले को लेकर जगजीवन राम काफी सक्रिय थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने प्रदेश मंत्री के पद से हटाते हुए भाजपा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मुझे बहुत खुशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था, उसको उजागर करने का काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी, तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ और लोगों को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात के संकेत दे दिए हैं। हालांकि भट्ट खुलकर कुछ नहीं बोले। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और पिछली बार की तरह कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। लग चुकी है और बहुत अच्छे मतों से चुनाव को जीतेंगे। और पिछली बार भी कांग्रेस जमानत जब्त थी, इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। उत्साह है वहाँ पर है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के अंदर आपको इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है, उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते और गुमराह करा, इसलिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, देश को रूप से लेकर अनेकों कांग्रेस के जो वहाँ के प्रत्याशी रहे। उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश हो रही है। मैदानों में जहां बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पहाड़ों में अक्सर बादल फटना और अतिवृष्टि की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और इस अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में पानी का तेज बहाव अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़ और चट्टानें भी बहा करके ले आता है। बारिश के मौसम के बाद इस बड़े बोल्डर्स और मलबे को न हटा पाना खतरे का सबब बनता जा रहा है। 2018-19 में जो प्राणमती जो पिंडर नदी की सहायक नदी है, इस पे जो बादल फटा हुआ था, तो उस समय से ही ऐसी स्थिति बन गई थी कि
इसके मुहाने पे तमाम बोल्डर्स और इसका मलबा जो गाद के रूप में है वो जमा हो गया था। और उस समय अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेता इस मामले को, और मैं समझता हूँ कि उस समय वो मलबा को वहां पर हटा दिया जाता और नदी के मुहाने को साफ कर दिया जाता, तो आज जो वर्तमान में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पिंडर नदी जो है कि एक झील के रूप में आप लोगों के हम लोगों के बीच में खड़ी हो चुकी है। तो ऐसी नौबत नहीं आती अगर वो उस समय ही इस पे कार्य कर दिया जाता। तो सुरक्षा दीवारों का काम करें ताकि नगर के लोग और थराली क्षेत्र के लोग जो है कि सुरक्षित रह पाए। आप देख रहे हैं इससे भी पूर्व पहले 2018 में भी ये प्राणमति की तरह इसी प्रकार आया था और शासन प्रशासन को भी पता है कि इससे पहले भी ये जो मलबा था ये पूरा पानी रोक चुका था। इससे उस समय भी पूरा दहशत का माहौल बना हुआ था। ऊपर जो बादल फट रहे हैं, बादल के फटने के बाद जो प्राणमति गधेरा है ये पूरी नदी को रोक दे रहा है और पूरी जनता जो व्यापारी है, व्यापार पूरा थराली व्यापारी है, व्यापार बड़ा परेशान हो रखे व्यापारी लोग। अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 बार 3 बार आ गया है, इससे पहले भी हमने कई बार कहा है कि इसको खनन में किया जाए, जैसे ये दीवारें बनी, ये बनी, इसका मलबा कहीं ना कहीं इसको साफ किया जाए। इस तेज फॉल वाला जो ये नाला है हमारा प्राणमति का, बहुत बड़ा कैशमेंट का इसमें मटेरियल आता है और उसका कहीं ना कहीं अंतिम छोर जो हमारा ये पिंडर का बहाव है उसको रोक देता है। वहाँ पर बहुत सारा लगभग 2 मीटर से ऊपर ही वहाँ पर मलबा रुक गया है। उसने वहाँ पर नदी के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया है। तो हम ये अभी मैं चर्चा कर रहा था इस बात की कि अगर इसके डायरेक्शन को हमने प्रभावी ढंग से इसको रोका नहीं भविष्य के लिए, तो हमारे जो मेन जो हमारा हाईवे का रोड है, थराली से जो हमारा ग्वालदम और कणिपाग वाला जो हाईवे है, निश्चित रूप से उसके कटाव होने की शुरुआत हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि इसमें आज मैं यहाँ से जाने के बाद BRO से भी बात करूँगा, उसी से भी बात करूँगा ताकि उसमें किस प्रकार का हम वहाँ प्रोटेक्शन करें और ये जो मटेरियल यहाँ पर डंप हो रहा है इसको किस प्रकार से हम यहाँ से हटाएं। हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको अभी एक वेग नदी का कम हो जाए तो इसका एक सर्वे करवाया जाना उचित रहेगा और उसके बाद फिर जो भी शासन की नीतियाँ हैं नियमानुसार ही उसमें फिर मलबे का जो है निस्तारण करा जाएगा। इसमें BRO का जो है और हमारे भूगर्भीय वैज्ञानिक जो रहते हैं उनका और सिंचाई विभाग, इन तीनों से ही जॉइंटली सर्वे करवाया जाएगा। प्रशासन इन दिनों आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़ित परिवार तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये मामला लक्सर के डेरियो गांव का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आर्थिक मदद में भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजे में उन ग्रामीणों को वंचित रखा जा रहा है जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया। 10,000 रुपए का नुकसान हुआ और शिखर ट्रीना नहीं सुनी बिल्कुल ही मेरी। मैंने बहुत अरदास लगाया, उनका हाथ जोड़ कर प्रार्थना करी, प्रधान ने कुछ नहीं कहा जी, प्रधान बोला भी नहीं। शिखर ट्रीना मैंने सीधी मैंने कर दी। अब तो इसमें दुकान का इसमें कोरोल नहीं है, नुकसान हुआ 50-60 हजार रुपए का। सारी टीन भट्ठी पड़ी, मुंह देख देख के पैसे दे रहा। हम आज तक देखने भी नहीं आया वो कि क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा। बताओ, इंगे चाक सबको मिल गए, सबको मुंह देख देख के पैसे दे रहा। यहाँ हम विधवा वैसा देखने भी नहीं आया, हमारे बच्चों को भी नहीं देखना आया कि क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। जिनका आमदनी हो रही वहीं जा रहा। प्रधान भी मुंह देख देख के बात कर रहा। हाँ, 1.5 साल में अगर प्रधान ने कोई काम करा है तो हमें दिखाओ, या हमें कुछ दिया हो वो दिखाओ। हमें कुछ नहीं, आज तक कुछ भी सुविधा नहीं मिली। हमारे गांव डेरियो है जी, डेरियो में जनप्रतिनिधि आए थे, उमेश कुमार जी आए थे। उन्होंने हर तरह के सहायता देने का आश्वासन दिया था। भाई आपको मुआवजा भी मिलेगा, किसानों को मिलेगा, लेकिन पशु चारा भी मिलेगा और खाद्य सामग्री मिलेगी। इसके विषय में जो ग्राम प्रधान था हमारे यहाँ का, वो दूसरे गांव का, वो हमारे गांव के लिए लारा भेदभाव कर रहा। वो जिस गांव वाले को कहा कोई काम कहा तो उसे कहा मेरे को तुमने वोट नहीं दी तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। और उसे लेकर आओ पटवारी को यहाँ से गाँव में, लेकिन उसी के घर गया हो जिसने उसने कहीं ना कहीं वोट दे रखी हो, या 2-4 उन्होंने चैक उसी के उन्हीं के बनाए, लेकिन और किसी का चैक नहीं बना। जी को जो मुआवजा मिलना था यहाँ से लोगों के घरों में इतना पानी भर रहा था जी, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। लक्सर में केड़ा गांव के ग्राम प्रधान पर आपदा के पश्चात मुआवजे की दिशा में जारी कार्यवाही को लेकर गबन समेत पक्षपात और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा के दौरान बीते दिनों घर की छत गिरने पर ग्राम प्रधान को आवश्यक विवरण सहित मुआवजे की कार्रवाई के लिए तस्वीरें दी गई थी, लेकिन विलंब होने पर जब पीड़ित ग्रामीण ने इसकी जानकारी चाही तो ग्राम प्रधान ने कह दिया कि ओबीसी को मुआवजा नहीं मिलेगा
और एक अन्य वर्ग विशेष को ही मुआवजे की बात कही। तो वही गांव की पेयजल टंकी और उसके पास सार्वजनिक नाला भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा ग्राम प्रधान की कार्रवाई का आज तक कोई अता पता नहीं है। को मैंने अपनी जो छत गिरी बरसात में, जो पानी आया तो फोटो भी उसने माला फोटो भेज दी, मैंने फोटो भेज दी, सब कुछ कर दिया, पिताजी का नाम लिख कर। बाद में पता किया भाई चेक चूक बटे, जब मैं कहा यार हमारा कहाँ रह गया कि भाई ओबीसी को नहीं मिल रहा, जिनका नुकसान था बड़ा एससी समाज का उन लोगों को मिल चुके हैं और आपका नाम नहीं आया। अगर ये जातिवाद के धर्म से बाढ़ आई है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बाढ़ तो सब पे आई है, कोई एक ग्राम प्रधान या एससी समाज में थोड़ा ही ना आई। और दिखाने के बाद भी उसने ऐसा ये कहीं आगे नहीं भेजा, अपने पास ही गमन कर दिया। यानी कि आपदा तो कोई धर्म जाति देख कर थोड़ा आई होगी, यह तो किसी के भी आ सकती है। और मौके पर जाके देख लो, हमारी दीवार भी गिरी हुई है और हमारा एक मंदिर है और ये टंकी की, यह भी सारी आपदा में गिरी हुई है। यह भी मौके पर आप जाके देख लो, अभी तक कुछ मदद नहीं की। और यह पुलिया के पास में सड़क है, अभी सारी दीवार बैठी हुई है उस किनारे की, या सारी सारी आपदा में बैठी हुई है। आपदा में गिरी हुई है, बारिश में गिरी हुई, बाढ़ ग्रस्त हुआ है पूरा, जाकर देख लो। बाउंड्री फिलहाल भी गिरी पड़ी है, लिपाई पुताई मतलब कोई नया कार्य आज तक नहीं हो पाया, जबकि इसकी लिमिट 15 साल की होती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।